तो हमारे सामने यूपीएसआई परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए ये स्लाइड्स भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए मतलब शायद 150 सालों के सबसे बड़े बदलाव पर हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का आना। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नया नाम और एक नया कवर है, या फिर ये कानून की आत्मा में ही एक बुनियादी बदलाव है। इस बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे कानून को बदलते हैं जो 1.5 सदी से ज्यादा से चल रहा हो, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे होते हैं, आप बेसिकली समाज और न्याय के प्रति अपने नजरिए को बदलने का दावा कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि ये स्लाइड्स हमें इस दावे की सच्चाई के कितने करीब ले जाती हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड, हाँ, ये सीधे मुद्दे पर आती है, नाम और सोच का बदलाव। एक तरफ है आईपीसी 1860, जिसके नीचे लिखा है अंग्रेजों का कानून, और फोकस है दंड पर। और तस्वीर, एक अंग्रेज जज, हाथ में कोड़ा लिए और पीछे जेल की सलाखें। ये तो सीधे सीधे दमन का प्रतीक लगती है। हाँ, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक मानसिकता को दर्शाती है। जो औपनिवेशिक कानून था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्था बनाए रखना और सत्ता को चुनौती देने वालों को दंडित करना। न्याय की अवधारणा अक्सर वो दूसरे स्थान पर होती थी। सही बात है। अब स्लाइड के दूसरी तरफ देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे भारत का कानून कहा गया है और फोकस दंड से हटकर न्याय पर आ गया है। यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आंखों पर पट्टी बांधे न्याय की देवी और पीछे भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो दंड से न्याय की ओर का वैचारिक बदलाव है, इसका व्यवहार में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा है, या इसके कुछ ठोस परिणाम भी हैं? परीक्षा के नजरिए से एक छात्र को इसे कैसे समझना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक वैचारिक बदलाव नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। न्याय पर फोकस का मतलब है कि अब कानून की प्रक्रियाओं में पीड़ित यानी विक्टिम की भूमिका को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अच्छा, विक्टिम को? जी, जैसे बीएनएस में कई जगहों पर पीड़ित को सुनवाई का अधिकार है, मुआवजे की व्यवस्था है और उसे अपराध की सूचना की प्रगति के बारे में जानने का भी अधिकार दिया गया है। पहले का कानून ज्यादातर अपराधी और राज्य के बीच का मामला था, पीड़ित अक्सर हाशिए पर रह जाता था। तो परीक्षा में इस पर आधारित सवाल आ सकते हैं कि बीएनएस में कौन सी धाराएं विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को दर्शाती हैं। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, स्टडी टेक ने इसी स्लाइड पर 2 तारीखों को सुपर इम्पोर्ट कहकर हाईलाइट किया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। और इन दोनों में से भी जो लागू होने की तारीख है 1 जुलाई 2024, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो दिन है जब से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ने एक नया अध्याय शुरू किया है। छात्रों के लिए ये तारीख याद रखना मतलब अनिवार्य है। और इसे याद रखने के लिए भी स्टडी टेक ने एक मजेदार ट्रिक दी है जो उनके विजुअल अंदाज को दिखाती है। एक छोटे से टॉप हैट के आइकॉन के बगल में लिखा है ट्रिक। स्कूल 1 जुलाई को खुलते हैं, नया कानून भी 1 जुलाई से खुला। साथ में स्कूल जाते बच्चों की एक तस्वीर भी है। कितना आसान तरीका है। हाँ, ये एक आम निमोनिक टेक्निक है, किसी नई मुश्किल जानकारी को किसी जानी पहचानी ठोस बात से जोड़ देना। जो छात्र तारीखें याद रखने में संघर्ष करते हैं, उनके लिए इस तरह का जुड़ाव वो काफी असरदार हो सकते हैं। ये दिखाता है कि स्टडी टेक का तरीका सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे याद रखने में मदद करना भी है। तो सोच बदल गई, नाम बदल गया, लेकिन इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कानून के ढांचे में क्या बदलाव किए गए? स्टडी टेक की अगली स्लाइड इसी की तुलना करती है, और यहाँ जो विजुअल है वो है एक मोटी पुरानी किताब बनाम एक पतली नई किताब। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो बीएनएस में सिर्फ 358 रह गई हैं। हाँ, लगभग 150 धाराएं कम हो गई हैं। ये कानून को सरल और सुलभ बनाने की एक बहुत बहुत बड़ी कोशिश है। कई धाराएं ऐसी थीं जो 1860 के ब्रिटिश भारत के लिए थी और आज के समय में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी थी। जैसे ठगी से जुड़े कुछ बहुत पुराने कानून, उन्हें हटाना एक जरूरी कदम था। पहली नजर में तो 511 धाराओं को 358 तक लाना बहुत अच्छा लगता है, एक तरह की सरलता। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकता है? क्या धाराओं को मिलाने या हटाने से कुछ जरूरी न्यूआंस, कुछ बारीकियां खो जाने का खतरा है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। कानून में हर शब्द का महत्व होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ काट-छांट नहीं हुई है, बल्कि एक पुनर्गठन हुआ है। कई मिलती जुलती धाराओं को एक साथ मिला दिया गया है और सबसे जरूरी बात, जैसा कि स्टडी टेक की स्लाइड में एक न्यू के टैग के साथ दिखाया गया है, 20 नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। अच्छा, 20 नई धाराएं? जी, ये दिखाता है कि लक्ष्य सिर्फ छोटा करना नहीं था, बल्कि अपडेट करना था।
तो ये जो 20 नई धाराएं हैं, जी ये किस बारे में है? ये आज के समय की किन चुनौतियों को संबोधित करती हैं जो आईपीसी में नहीं थीं? उदाहरण के लिए बीएनएस में मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए स्पष्ट और सख्त धाराएं डाली गई हैं। इनकी आईपीसी में बहुत कमी महसूस की जाती थी। आतंकवाद को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और वो विवादास्पद कानूनों का क्या, जैसे राजद्रोह? हाँ, कुछ विवादास्पद कानूनों को या तो हटा दिया गया है या उनका रूप बदल दिया गया है। जैसे आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्से जो समलैंगिकता को अपराध बनाते थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रासंगिक मानकर हटा दिया गया है। और राजद्रोह यानी सेडिशन कानून को भी एक नए रूप में लाया गया है, देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के तौर पर। तो ये वो ठोस बदलाव हैं जिन पर छात्रों को ध्यान देना होगा। मतलब ये सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये गैर जरूरी चीजों को हटाकर आज के हिसाब से जरूरी चीजें जोड़ने जैसा है। और इसे याद रखने के लिए भी स्टडी टेक की एक ट्रिक है। आईपीसी भारी था 500 से ज्यादा, बीएनएस स्मार्ट और स्लिम है सिर्फ 358, साथ में एक वजन और एक स्लिम व्यक्ति का आइकन भी है। बिल्कुल। और ये स्मार्ट और स्लिम वाला जो विचार है वो सिर्फ धाराओं की संख्या तक सीमित नहीं है, ये कानून की भाषा और संरचना को भी दर्शाता है। कोशिश की गई है कि कानून ज्यादा तार्किक हो और आसानी से समझ में आए, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें अगली स्लाइड में मिलता है। हाँ, अगली स्लाइड जी तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं क्या। तो पहला और सबसे दिलचस्प बदलाव है कम्युनिटी सर्विस। हाँ, सामुदायिक सेवा। इन्फोग्राफिक कहता है कि छोटे-मोटे अपराधों के लिए अब जेल नहीं होगी, जी उसकी जगह समाज सेवा। जैसे कोई शराब पीकर हंगामा करे तो उसे शायद पार्क में झाड़ू लगानी पड़े। ये तो सुनने में ही कितना अलग है ना? बिल्कुल। और देखिए, इसका असली महत्व सिर्फ जेलों का बोझ कम करना नहीं है। अच्छा, बात सोच की है। ये एक बुनियादी बदलाव है। हम सजा से सुधार की तरफ जा रहे हैं। सजा से सुधार। हाँ, सोचिए, एक छोटे मोटे अपराधी को जेल में बड़े क्रिमिनल्स के साथ रखने के बजाय हम उसे समाज से वापस जोड़ रहे हैं। ये पूरी फिलॉसफी ही बदल देता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब अपराधी को एक कलंक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखा जाएगा जिसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो एक तरफ तो छोटे अपराधों के लिए नजरिया बदल रहा है, लेकिन आजकल अपराध का तरीका भी तो बदल गया है। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया है। हमारी बातचीत, हमारे लेन देन सब फोन पर है। तो क्या हमारा कानून इसके लिए तैयार है? यहीं पर दूसरा बड़ा बदलाव आता है। सही पकड़ा आपने, डिजिटल सबूत। जी, अब तक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर कानून में बहुत अस्पष्टता थी। बीएनएस इसे बिल्कुल साफ करता है। अब व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इन सबको कानूनी तौर पर सबूत माना जाएगा। अच्छा, एक तरह से ये कानून को 21वीं सदी में लाने जैसा है। ये तो बहुत जरूरी कदम है, लेकिन इससे एक नई चुनौती पैदा नहीं होगी? जैसे आजकल व्हाट्सएप चैट को मैनिपुलेट करना हाँ। या फिर डीप फेक वीडियो बनाना कितना आसान हो गया है। तो सबूतों की असलियत कैसे परखी जाएगी? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। देखिए, इसी के साथ फोरेंसिक जांच के नियम भी और सख्त होंगे। अच्छा, सबूतों की प्रामाणिकता, मतलब वो असली हैं या नहीं, ये साबित करने का बोझ भी बढ़ेगा। तो हाँ, ये एक नया दरवाजा खोलता है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों को भी जन्म देता है। और सिस्टम को उसके लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास सुधार पर आधारित सजा है और आधुनिक सबूत भी है, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर इंसाफ मिलने में सालों लग जाए? वही तारीख पे तारीख वाली बात। हाँ, वो डायलॉग आज भी हकीकत है। क्या बीएनएस इस बारे में कुछ करता है? सीधी सी बात है, ये कानून उसी तारीख पे तारीख वाली समस्या की जड़ पर हमला करता है। ये तीसरा स्तंभ है, समय सीमा। समय सीमा? जी, अब पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी ही होगी। 90 दिन? हाँ, कुछ खास मामलों में इसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनिश्चित काल तक केस को लटकाया नहीं जा सकता। वाह, 90 दिन! ये तो मतलब सुनने में तो रेवोल्यूशनरी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हमारे पुलिस बल के पास इतनी मैन पावर और संसाधन हैं कि वो हर मामले में इसे पूरा कर सकें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में जांच की क्वालिटी ही गिर जाए? और यही बीएनएस के सामने सबसे बड़ी जमीनी चुनौती होगी। देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। बिल्कुल, उसे लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देना दूसरी बात है। इसका मकसद पुलिस पर दबाव बनाना है ताकि वे ज्यादा कुशल और जवाबदेह बने। लेकिन हाँ, अगर संसाधनों को नहीं बढ़ाया गया तो ये नियम कागज पर ही रह सकता है, या फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो बीएनएस 3 बड़े दांव खेल रहा है। जी, पहला, सजा को सुधार से जोड़ना, दूसरा, सबूतों को डिजिटल दुनिया से मिलाना, और तीसरा, न्याय की रफ्तार को समय सीमा में बांधना। सही। ये वाकई भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने की एक बड़ी कोशिश लगती है। बिल्कुल।
और यहीं से सोचने के लिए एक अहम सवाल भी खड़ा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? कानून तो बदल गया, पर क्या हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार है? इन नए प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने में पुलिस बल को किन व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर डिजिटल सबूतों को संभालने और 90 दिन की समय सीमा का सख्ती से पालन करने में? बीएनएस की नींव यानी धारा 1 और 2 पर है, जिन्हें फिर से सुपर इम्प बताया गया है। धारा 1 तो सीधी है, ये कानून पूरे भारत पर लागू होगा, लेकिन धारा 2 में जो बदलाव हुआ है उसे स्टडी टेक ने एक बहुत अच्छे विजुअल से समझाया है। आईपीसी के लिए उन्होंने बिखरे हुए कागज दिखाए हैं जिन पर डेफिनेशन लिखा है। वो विजुअल बिल्कुल सटीक है। मैं आपको अपने लॉ स्कूल के दिनों का किस्सा बताता हूँ। आईपीसी में किसी शब्द की परिभाषा ढूंढना एक तरह के वो खजाने की खोज जैसा होता था। बेईमानी यानी डिसऑनेस्टली की परिभाषा एक धारा में है तो मूल्यवान सुरक्षा की किसी और में। हम शर्त लगाया करते थे कि कौन किसी शब्द को सबसे जल्दी ढूंढ सकता है। ये बहुत समय लेने वाला काम था। अच्छा, तो बीएनएस ने इस समस्या को कैसे सुलझाया है? स्लाइड में बिखरे हुए कागजों के सामने एक बहुत ही व्यवस्थित करीने से लगी हुई फाइल दिखाई गई है। बीएनएस में एक बहुत ही सरल लेकिन मैं कहूंगा क्रांतिकारी सुधार किया गया है। सारी की सारी परिभाषाओं को एक ही जगह धारा 2 में वर्णमाला के क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, इकट्ठा कर दिया गया है। सारी परिभाषाएं एक ही जगह? हाँ, सभी। ये सुनने में छोटा बदलाव लग सकता है, पर यह कानून के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब किसी को भी बच्चा, जानवर, लिंग या चोट की परिभाषा चाहिए तो उसे बस धारा 2 पर जाना है। ये तो सच में कानून को इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। स्टडी टेक ने बच्चा यानी चाइल्ड का उदाहरण भी दिया है। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति। एक सरल सा उदाहरण से पूरी बात साफ हो जाती है। परीक्षा के नजरिए से इस बदलाव का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। एक परीक्षक अब ऐसे सवाल बना सकता है जो परिभाषाओं की सीधी समझ पर आधारित हों। जैसे ये पूछा जा सकता है कि आईपीसी की बिखरी हुई परिभाषाओं की तुलना में बीएनएस की एकीकृत परिभाषाओं से कानूनी व्याख्या पर क्या असर पड़ेगा? ये एक विश्लेषणात्मक सवाल बन सकता है। बिल्कुल। या फिर लिंग यानी जेंडर जैसी किसी परिभाषा में आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर आया है, जिसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। यहीं से मुश्किल सवाल बनेंगे। तो स्टडी टेक के इन स्लाइड्स के जरिए और ये नोट्स मैं कहूँगा काफ़ी दिलचस्प तरीके से बनाए गए हैं। इनमें मुश्किल कानूनी बदलावों को समझाने के लिए तस्वीरों का और मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा काम होगा कि इन विजुअल से जो ज्ञान मिल रहा है उसे और गहराई से समझें। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। इन स्लाइड्स के जरिए आईपीसी और बीएनएस में सजा के प्रकारों में हुए फर्क को समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड सजा के प्रकारों की तुलना कर रही है और इसका डिजाइन तो किसी क्रिकेट स्कोरबोर्ड जैसा लग रहा है। एक तरफ आईपीसी की टीम, दूसरी तरफ बीएनएस। हाँ, ये तुलना करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। आईपीसी की धारा 53 में, जैसा कि हम जानते हैं, 5 तरह की सजाओं का जिक्र था, जबकि बीएनएस की धारा 4 में अब 6 तरह की सजाएं। हाँ, और इसी बात को याद रखने के लिए देखिए स्टडी टेक के नोट्स में एक ट्रिक भी दी गई है। लिखा है आईपीसी पुराना था, उसमें हाई-फाई यानी 5 सजा था। बीएनएस नया है, इसमें 6 यानी 6 सजा लगेगा। ये क्रिकेट का एंगल इसे याद रखने में काफी आसान बना देता है ना? बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नंबर का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव छिपा है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर का खेल तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे न्याय और दंड व्यवस्था के नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। आईपीसी में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना शामिल था। बीएनएस में ये सब तो है ही, लेकिन एक पूरी नई सजा को जोड़ा गया है। ये छठी सजा, ये 6, जैसा कि नोट्स में कहा गया है, वो दंड से ज्यादा सुधार पर केंद्रित है। 6 क्या है? अगली स्लाइड शायद इसी के बारे में है। मैं देख रही हूँ कि इसमें कुछ तस्वीरें हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई किसी बुजुर्ग की मदद कर रहा है। तो क्या ये नई सजा किसी तरह की समाज सेवा से जुड़ी है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये नई सजा है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस, और ये भारतीय न्याय प्रणाली में एक बहुत ही प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव कदम है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि अपराधी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे कानून में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब हमारी जो मौजूदा व्यवस्था थी उसमें कोई कमी थी? देखिए, 2 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारी जेलों पर बढ़ता बोझ। छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोगों को जेल भेज दिया जाता है, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ती है और जरूरी संसाधनों पर दबाव पड़ता है। सामुदायिक सेवा इस बोझ को कम करने में मदद कर सकती है। और दूसरी वजह ज्यादा मानवीय और सामाजिक है। जब कोई व्यक्ति, खासकर पहली बार छोटा अपराध करने वाला, जब वो जेल जाता है तो उस पर एक कैदी का ठप्पा लग जाता है।
इसके बाद समाज में उसकी वापसी और एक सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सामुदायिक सेवा इस चक्र को तोड़ने की एक कोशिश है। मतलब ये कि छोटे अपराधों के लिए उन्हें जेल की सख्त दुनिया में भेजने के बजाय उन्हें समाज से जोड़कर ही सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इन स्टडी टेक के नोट्स में बताया भी गया है कि ये मानहानि, नशे में हंगामा करने या 5,000 रुपए से कम की चोरी जैसे मामलों में लागू हो सकता है। जी हाँ, ये छोटे और कम गंभीर अपराधों के लिए है। इसका उद्देश्य सजा को नरम करना नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा तर्कसंगत और कह सकते हैं सुधारवादी बनाना है। अपराधी को उसकी गलती का एहसास भी होता है और वो समाज के लिए कुछ सकारात्मक करके उसकी भरपाई भी करता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि सजा पाने वाला व्यक्ति सच में सामुदायिक सेवा कर रहा है? क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? नहीं, ये बहुत ही जायज सवाल है और यही इस बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली की जरूरत होगी। शायद स्थानीय पुलिस या मैजिस्ट्रेट के दफ्तर को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये भी तय करना होगा कि किस अपराधी को किस तरह की सामुदायिक सेवा दी जाए। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है जो सुधारवादी न्याय के सिद्धांत को मजबूत करता है। तो एक तरफ तो सामुदायिक सेवा जैसे सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो गंभीर अपराध हैं उनमें सजा तो होती है। तो क्या उन सजाओं को बाद में बदलने या कम करने की जो शक्ति सरकार के पास है, उसमें भी कोई बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल। और हमारी अगली स्लाइड इसी महत्वपूर्ण विषय पर है, जो बीएनएस की धारा 5 और 6 से जुड़ा है। ये समुचित सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार को मिली सजा कम करने की शक्ति के बारे में है, जिसे कम्यूटेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो स्लाइड में धारा 5 के बारे में बताया गया है कि सरकार मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास जैसी किसी और सजा में बदल सकती है। ये तो साफ है। लेकिन धारा 6 जो आजीवन कारावास को कम करने के बारे में है, उसमें एक बात थोड़ी उलझाने वाली लिखी है। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? यहाँ लिखा है कि सरकार आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 14 साल की जेल में बदल सकती है, लेकिन ठीक उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा है 14 साल से कम नहीं। ये तो विरोधाभासी लगता है। कोई सजा एक ही समय में अधिकतम 14 साल और 14 साल से कम नहीं कैसे हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और आपने इन नोट्स के एक बहुत ही जटिल कानूनी बिंदु को पकड़ लिया है। असल में ये स्लाइड अनजाने में दो अलग-अलग कानूनों के प्रावधानों को एक साथ मिलाकर दिखा रही हैं, जिससे ये भ्रम पैदा हो रहा है। अच्छा, तो इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा जो कहता है कि सरकार सजा को 14 साल से अधिक नहीं की अवधि में बदल सकती है, वो बीएनएस की धारा 6 से आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह शक्ति है कि वो आजीवन कारावास को 7, 10 या 14 साल जैसी किसी भी अवधि की सजा में बदल दे। ठीक है, तो बीएनएस सरकार को सजा 14 साल या उससे कम करने की शक्ति देता है। तो फिर ये 14 साल से कम नहीं वाली शर्त कहाँ से आई? वो शर्त एक दूसरे कानून से आती है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के एक प्रावधान से। सीआरपीसी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो उसे रिहा करने से पहले कम से कम 14 साल की वास्तविक सजा काटनी ही होगी। तो ये रिहाई की एक न्यूनतम शर्त है। अच्छा, तो अब समझ आया। ये तो ऐसा है जैसे किसी दुकान पर लिखा हो 50% तक की छूट, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हो कम से कम 1,000 रुपए की खरीद पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आपको दोनों को एक साथ समझना होगा। तो सरकार सजा कम तो कर सकती है, पर असल में रिहाई 14 साल से पहले नहीं हो सकती। ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और परीक्षा के लिहाज से स्टडी टेक ने धारा 5 और 6 को याद रखने के लिए जो ट्रिक दी है वो भी काफी काम की है। माफ करने यानी सजा कम करने की पावर 5-6 लोगों यानी सरकार के पास होती है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स वाकई जटिल धाराओं को याद रखने में मदद करती हैं। चलिए अब सजा के एक और पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे कठोर माना जाता है। बिल्कुल। हमारी आखिरी स्लाइड एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में है। स्लाइड पर जो तस्वीर है, एक अंधेरी कालकोठरी में अकेला कैदी, उसे देखकर ही इसकी गंभीरता का अंदाजा हो जाता है। और ये है भी बहुत कठोर सजा। इसका कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और अक्सर स्थायी असर पड़ सकता है। जी। इसीलिए सभ्य समाज में इसके इस्तेमाल को लेकर हमेशा से बहस होती रही है और कानून में इसके लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। तो आईपीसी के मुकाबले बीएनएस में इसे लेकर क्या बदलाव हुए हैं? स्लाइड के मुताबिक पहले ये आईपीसी की धारा 73 में था और अब ये बीएनएस की धारा 11 में है। नियम क्या कहते हैं? नियम बहुत स्पष्ट हैं और उनका उद्देश्य इसके दुरुपयोग को रोकना है। बीएनएस में ये नियम बनाए रखे गए हैं। पहला नियम ये है कि किसी भी कैदी को एक बार में 14 दिन से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ 14 दिन एक बार में? और अगर सजा लंबी हो तो?
तब भी सीमाएं हैं। अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूरी सजा के दौरान, चाहे वो 10 साल हो या 20 साल, कुल मिलाकर 3 महीने यानी 90 दिन से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। अच्छा, 3 महीने पूरी सजा में? जी, ये सीमाएं क्यों इतनी जरूरी हैं? क्योंकि एकांत कारावास को एक दंडात्मक उपाय के तौर पर देखा जाता है, न कि प्रताड़ना के हथियार के तौर पर। ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैदी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए न किया जाए। असल में ये बदलाव भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के और करीब लाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियम हैं, वो भी एकांत कारावास के इस्तेमाल को बहुत कड़ाई से सीमित करते हैं। तो ये सिर्फ एक घरेलू नीति का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी कानूनी व्यवस्था के वैश्विक कद से भी जुड़ा है। मतलब ये नियम कैदी के मानवाधिकारों और उसके मानसिक स्वास्थ्य के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हाँ, और बीएनएस की धारा 11 को याद रखने के लिए भी इन स्टडी टेक नोट्स में एक ट्रिक है। अकेले यानी एकांत रहना है तो 1 और 1 यानी 11 की तरह सीधे खड़े रहो। हाँ, ये तरीके सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। तो स्टडी टेक के इन शानदार स्लाइड्स की मदद से हमने आईपीसी और बीएनएस के बीच सजा से जुड़े कुछ बड़े बदलावों को समझा। हमने देखा कि कैसे एक पूरी तरह नई सुधारवादी सजा सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। हमने सरकार की सजा कम करने की शक्तियों की कानूनी बारीकियों को समझा और ये भी जाना कि एकांत कारावास जैसे कठोर दंड के लिए मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए कैसे नियम बनाए गए हैं। अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि हमारा कानून सिर्फ जैसे को तैसा या सिर्फ दंड देने के सिद्धांत से आगे बढ़ रहा है। अब फोकस सुधार, पुनर्वास और मानवाधिकारों पर भी है। मतलब अब सोच ये है कि अपराधी को सिर्फ सजा देकर समाज से अलग न कर दिया जाए, बल्कि उसे सुधरने और समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने का मौका भी दिया जाए, खासकर जब अपराध गंभीर न हो। बिल्कुल, ये एक ज्यादा आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण है। ये बदलाव भारतीय न्याय प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और करीब लाते हैं। ये इस बात को स्वीकार करता है कि न्याय का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और सुरक्षा कायम करना भी है। और इसमें अपराधी का सुधार एक अहम भूमिका निभाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाँ, इरादे तो नेक लगते हैं, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। और ये सवाल खासतौर पर सामुदायिक सेवा से जुड़ा है। क्या ये सजा वास्तव में छोटे अपराधों को कम करने और अपराधियों को सुधारने में प्रभावी साबित होगी, या फिर इसे सिर्फ जेल से बचने के एक आसान रास्ते के तौर पर देखा जाएगा? समाज पर इसका असली असर क्या होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी गंभीरता और ईमानदारी से लागू किया जाता है। इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला समय ही देगा।